औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो खैरियत से हैं। वीवर्स, आज की वो है कैनेडियन विज़िट वीज़ा के बारे में। वीवर्स, बहुत सारी इंक्वायरीज जहाँ हमें यूके, यूएसए और शेंजन कंट्रीज़ की मौसूल होती हैं, ठीक है, जो हम डेली बेसिस पे रिसीव करते हैं, ठीक है, उसमें मेजॉरिटी जो होती है वो कनाडा के विज़िट के मतलब होती हैं। व्यूवर्स, एक जो मिसकंसेप्शन है कनाडा के बारे में, ठीक है, लोग समझते हैं कि शायद कनाडा का जो विज़िट वीज़ा है वो कोई ज़्यादा टफ़ नहीं है, ठीक है, लेना। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। उस वजह से लोग अक्सर एप्लीकेंट्स हमारे पास आते हैं जिन्होंने एक दफ़ा या एक से ज़्यादा दफ़ा कनाडा के वीज़े जो है ना वो रिफ्यूज़ करवाए होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा आसान लेते हैं, पूरी तैयारी करके केस दायर नहीं करते, ठीक है, प्रॉपर इंटरप्रेटेबल प्रोफाइल नहीं बनाते, जिस वजह से केसेस रिफ्यूज़ हो जाते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें यूके और कनाडा के दरमियान, तो मैं समझता हूँ कि यूके का वीज़ा डबल टाइम आसान है कनाडा के। लेकिन ये वीज़ा जो है कनाडा का कोई ऐसी अनहोनी भी नहीं है कि मतलब आप ले ही ना सकें। अगर आप का कंसल्टेंट जो है वो प्रॉपर चीज़ों को समझता है, मतलब उसके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, और वो जो है कह लें कि काफ़ी सारे केसेस कर चुका है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो जो है, जो आपने ख़ुद से केस बना के भेजना है उसकी निस्बत डेफिनेटली जो है वो उसके ज़रिए, कंसल्टेंट के ज़रिए जो है आप अपना ऑब्जेक्टिव अटेन कर सकते हैं। चीज़ है कि आप खुद से एक एडवेंचर करें, ठीक है, और अपना अपना वीज़ा रिफ्यूज़ करें। और एक दफ़ा वीवर्स वीज़ा अगर रिफ्यूज़ हो जाता है तो समझ लें कि केस आपका ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और फिर दोबारा से वीज़ा लेने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। हायर करें, ठीक है, और प्रॉपर अपना केस जो है वो भेजें पूरी तैयारी के साथ, इंटरप्रेटेबल प्रोफाइल बना के, सोशो इकोनॉमिक टाइज़ को, अपने सर्कमस्टांसिस को, जो एक अच्छा कंसल्टेंट एलैबोरेट कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है एम्बेसी को, वो आप खुद से नहीं कर सकते। अच्छा व्यूवर्स, इसमें जो है कनाडा का वीज़ा जो है ना, असल में एक बड़ा वीज़ा कनाडा देता है, ठीक है। जो हमने प्रैक्टिकली वीज़ाज़ अप्लाई किए कनाडा के, ठीक है, उसमें प्लीज़ कम हेयर। You can't post in group at the moment. Okay. It's okay. Yes, Andy. ओके, थोड़ी सी टेक्निकली कोई इशू आ गया था व्यूवर्स, तो उस वजह से जो है वो एक मैसेज आ गया था स्क्रीन पे, ठीक है, जिससे मैंने अपने जो टेक्निकल मैनेजर हैं हमारे, जो ये सारा सेशन जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प ली और उन्होंने कहा कि इसको कंटिन्यू करें। कम टू द टॉपिक। तो उसमें जो है कनाडा के जो हमने वीज़े अप्लाई किए, बेसिकली वो मिनिमम जो वीज़ा अप्लाई हुआ, जो उसका मतलब वीज़ा ग्रांट किया गया, ठीक है, जो हमने अप्लाई किया उसके नतीजे में जो वीज़े लगे, ठीक है, तो मिनिमम उन्होंने 2 इयर्स का वीज़ा ग्रांट किया, ठीक है, मल्टीपल एंट्रीज। और जबकि जो मैक्सिमम वीज़ा था वो उन्होंने एक्सपायरेशन ऑफ पासपोर्ट, यानी 10 ईयर का पासपोर्ट था, उसको 10 साल का वीज़ा जो है वो वीवर्स उसको एप्लीकेंट को ग्रांट किया गया, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि एक छोटी सी नॉमिनल सी फ़ीस है जो कि 185 कैनेडियन डॉलर है, जिसमें 100 कैनेडियन डॉलर एम्बेसी के हैं और 85 कैनेडियन डॉलर जो है वो इसकी वैक सेंटर की, यानी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जो कि जारिस फेडेक्स है, उसकी फ़ी है। तो व्यूवर्स, ये कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है, मतलब अभी भी अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो ये कोई 20,000 प्लस बनती है, ठीक है, 21-22 हज़ार तक बनेगी उनका जो भी करंट रेट है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें एक बड़ा वीज़ा ग्रांट किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि लेकिन वो हर किसी को वीज़ा ग्रांट नहीं करते, ठीक है, और इसलिए बेहतर होता है कि आप प्रॉपर तैयारी के साथ जाएं और कोशिश करें कि आपका जो है वो अप्रूवल हो जाए। अच्छा, इसमें वही जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ इस वीज़ा को मतलब विज़िट वीज़ा को असेस करते हैं, इसी तरीके से कनाडा भी जो है वो 2 मेन चीज़ों पे एम्फसिस है एम्बेसी का, ठीक है। एक है आपकी सोशल टाइज़ और दूसरा आपकी हैं इकोनॉमिक टाइज़।
अच्छा, कनाडा का थोड़ा सा जो क्राइटेरिया है वो सोशल टाइज पे इनका एम्फसिस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। दूसरे कंट्रीज़ भी हैं, जैसे यूके भी सोशल टाइज पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो एम्फसिस देता है, यूरोप भी देता है, अमेरिका देता है, ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी देते हैं। लेकिन कनाडा जो है उसमें सोशल टाइज़ को मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस किस्म की जो सोशल टाइज़ हैं, जो कैनेडियन नेशनल आपके रिलेटिव हैं या आपके रिश्तेदार हैं या आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, तो किस तरीके से कैटेगराइज करता है, ठीक है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसमें जो है सबसे पहले कैनेडियन जो इमिग्रेशन हुकाम हैं, जो आपके केस असेसमेंट ऑफिसर्स हैं, वो प्रेफर करते हैं आपकी सिबलिंग्स को, ठीक है। अगर आपके वहाँ पे सिबलिंग है और आपकी कोई इकोनॉमिक टाइज़ यानी फाइनेंशियल टाइज़ थोड़ी सी वीक भी हैं, तो भी जो है वो अगर केस अच्छे तरीके से बनाया गया है, ठीक है, प्रॉपर आपने जो है अपने सर्कमस्टांसिस को एलैबोरेट किया है, प्रॉपर आपने एसओपी लिखा है, ठीक है, लेटर्स, सपोर्ट लेटर्स दिए हैं, ठीक है, प्रॉपर वहाँ से भी डॉक्यूमेंटेशन आए हैं, ठीक, डॉक्यूमेंट्स आए हैं, ठीक है, और प्रॉपर आपने भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है, तो उसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, आपका केस अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद सिबलिंग्स के बाद मतलब आपके भाई बहन के इनविटेशन के बाद फिर आपकी बारी आ जाती है। मतलब सिबलिंग में आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, इनके वीज़े को फुकियत दी जाती है अगर इनविटेशन इनकी तरफ से हो, यानी सिबलिंग्स बहन भाइयों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से या आपके बच्चों की तरफ से। इसके बाद जो है अगली जो आ जाती है नेचर ऑफ रिलेशन, वो है आंट अंकल, ठीक है, मतलब मामू चाचू खाला फुफ्फो, ठीक है, ताया ताई वगैरह, इस तरह के जो आपके अंकल हैं या आंटी हैं, ठीक है, वो आपका इनविटेशन आ जाता है उन लोगों की तरफ से, उसको फिर उसके बाद फ़ोकियत दी जाती है। उसके बाद जो है फिर थोड़ी सी कम फ़ोकियत होती है आपके फैमिली फ्रेंड्स को, ठीक है, और फिर फैमिली फ्रेंड या फ्रेंड्स की बारी है। तो इस तरीके से ये जो है ना उसको असेस करने में देखते हैं कि जो इनवाइटर है वो बेसिकली इसका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। फिर एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप भी आपने लगाना होता है कि मतलब हाउ ही इज़ रिलेटेड टू यू। एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप में मतलब आ जाता है कि आपकी मिसाल के तौर पे आपके अंकल हैं वहाँ पे, ताया हैं, ठीक है, उनका कोई अगर मतलब आपके एक और अंकल इधर रह रहे हैं, उनके भाई, ठीक है, आपके अगर मिसाल के तौर पे आपके फादर की खुदा न खास्ता वफ़ात हो चुकी है, ठीक है, तो आपके जो ताया की जो हो सकता है कुछ बच्चे इधर भी हों, या आपके एक और अंकल इधर हों जो कि आपके डैड के भी भाई हैं, फादर के भी, और आपके ताया के भी भाई हैं, ठीक है, उनसे एक रिलेटिव एक वो ले लेते हैं, आप लेटर ले लेते हैं और साथ में उनका जो है वो कोई भी आइडेंटिकल प्रूफ लगाते हैं साथ में, ठीक है। फिर पिक्चर्स आप लगाते हैं साथ में, वो जो आपका इन्वाइटर है उसके साथ, ठीक है। उसके बाद फिर जो एफआरसी है बेसिकली उससे आप बड़ा अच्छा एविडेंस कर सकते हैं अपना रिलेशनशिप, ठीक है। वो तो एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है और इंटरप्रेटेबल वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट है, बड़ा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बेसिकली बनाया भी वो एम्बेसीज की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए था, ठीक है। उसमें काफ़ी सारी जो है वो आपको हेल्प मिलती है अपने रिलेशनशिप को एविडेंस करने में। तो व्यूवर्स इसमें जो है कह लें कि जैसे मैंने बताया दो तरह की जो टाइज़ वो देखते हैं, एक तो ये तो हो गई सारी सोशल टाइज़, ठीक है, और दूसरा मतलब हमने अभी सोशल टाइज़ को एक्सप्लेन कर दिया अच्छे तरीके से, ठीक है, एग्जाम्पलीफाई करके। अब दूसरी हैं आपकी इकोनॉमिक टाइज़ यानी फाइनेंशियल टाइज़। फाइनेंशियल टाइज़ की भी अहमियत है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी सोशल टाइज़ की, जैसे मैंने बताया आपको। फाइनेंशियल टाइज़ में अगर आपके मतलब वहाँ पे कोई भी इन्वाइटर नहीं है, कोई आपका मतलब जो फर्स्ट प्रायोरिटी है सिबलिंग या मतलब ब्लड रिलेटिव नहीं है, पेरेंट्स या चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है, तो फिर आप आंटी अंकल भी नहीं है आपके सेकंड प्रायोरिटी, और फैमिली फ्रेंड या फ्रेंड्स भी नहीं है, तो फिर आपको जो है ना वो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है अपनी फाइनेंशियल टाइज़ के ऊपर। वो आपको ज़ाहिर जो है एक मेजर पार्ट आपके पास नहीं है, ठीक है, तो फिर जब तक आप अपनी फाइनेंशियल टाइज़ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाएंगे तब तक जो है ना वो आपके चांसेस मफकूद हैं आपके वीज़ा के अप्रूव होने के। तो इसलिए बेहतर है कि इस तरह की सिचुएशन में आप जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट के बैलेंसेस जो हैं, आपकी सेविंग्स जो हैं, आपकी अर्निंग कैपेसिटी जो है उसको अच्छे तरीके से आप उसको टाइम लें, तैयार करें, ठीक है, और फौरी तौर पे ये नहीं है कि आपका माइंड बना और आप वीज़ा अप्लाई करने बैठ जाएं, ठीक है, उसमें यकीनी तौर पे रिफ्यूज़ल हो सकता है अगर आपकी सोशल टाइज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है।
तो फिर उस पर थोड़ा सा उसको रियल एक्टिविटी टाइम एलोकेट करें ताकि आपके मामला जो हैं वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो सकें, ज़्यादा इंटरप्रेटेबल हो सकें, ज़्यादा वेरीफाइबल हो सकें। तो व्यूवर्स इसमें जो प्रैक्टिकली हमने जो ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है, उसमें हमने ये देखा है कि ज़्यादातर लोगों का जो ट्रेंड है, ठीक है, वो है कि वो वीज़ा लेते हैं और जाते हैं और वापसी उनकी नहीं होती, ठीक है। यानी अपने कैरियर जो है फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव में लोग जो हैं जाते हैं, ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए, ठीक है, और विज़िट पे ही कोशिश करते हैं अपनी। है तो ये टफ़, ठीक है, क्योंकि अभी जो है वो कह लें कि जॉब्स जो नेटिव हैं वहाँ के, या मतलब कह लें कि जो इमिग्रेंट्स हैं जो कि सिटीज़न हो गए हुए हैं, ठीक है, उनके लिए भी जॉब्स जो है ना वो काफ़ी मतलब को बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उनके लिए भी स्केर्ड ही हैं, टफ़ है, ठीक है। तो बहरहाल लेकिन ये है कि जिस तरह यूके में लोग जाते हैं और वहाँ पे सालम करते हैं और हैंग अप हो जाते हैं केसेस, उनके उस तरीके से नहीं है। कनाडा में फिर भी जो है ना वो बाद में उनको कुछ ना कुछ उनका स्टेटस के हवाले से उनकी कोई ना कोई प्रोग्रेस हो जाती है, उनको कुछ ना कुछ कामयाबी मिल जाती है, ठीक है जी व्यूवर्स। तो हमारी एडवाइस है कि जब भी आप कनाडा का वीज़ा जो है वो दायर करने जाएं, ठीक है, अगर आपके वहाँ पे रिलेटिव भी नहीं है और आपका कोई कह लें कि कोई बहुत ज़्यादा आपकी फाइनेंशियल टाइज भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पहले आप कोशिश करें कि किसी एक कंपैरेटिवली लिनियंट कंट्री जो है उसका एक विज़िट परफॉर्म कर लें, जर्नी परफॉर्म करें और वहाँ से आप वापस आएँ इन टाइम, ठीक है, ताकि जो है कैनेडियन इमिग्रेशन हुकाम को भी ये लगे कि मतलब द एप्लीकेंट इज़ हैविंग अ गुड वर्थ, ही विजिटेड सो एंड सो कंट्री जस्ट लाइक यूके, यूरोप एंड रिटर्न बैक इन टाइम। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी जो है ना वर्थ होती है इस वीज़ा में, ठीक है। तो व्यूवर्स जो है, हाँ ये बात आप ज़हन में ज़रूर रखें, कनाडा आपको पता है बहुत ठंडा कंट्री है, ठीक है, और मतलब आप इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखें, ठीक है। तकरीबन कह लें कि मार्च अप्रैल में जाके जो उनके जो थोड़े से कम ठंडे इलाके हैं उनमें भी ज़ीरो ही मतलब जो है टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो आप खुद ही इस शदीद वेदर का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, एक टिप जो है ना जो कि प्रैक्टिकली मतलब हमने ऑब्ज़र्व किया है कि वो लोग जो कि चाहे वो इमिग्रेंट हैं, मतलब वो एक स्किल्ड कैटेगरी में जा रहे हैं, जैसे कनाडा एक्सप्रेस एंट्री है या प्रोविंशियल नॉमिनेशन है, ठीक है, या कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में जो लोग जाते हैं, ठीक है, या विजिट वीज़ा पे जाते हैं, ठीक है, और वो वहाँ पे जो है कह लें कि ज़ाहिर मेन मकसद तो होता है कि अपना एक अच्छा कैरियर जो है वो उसको अचीव करना, ठीक है, और उसको लेके चलना। तो किसी भी किस्म के मतलब जो लोग जाते हैं तो उनको चाहिए ये कि पाकिस्तान से वो ड्राइविंग सीख के जाए। उसकी वजह यह है कि वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो प्रायोरिटी देते हैं उस बंदे को जिसकी वो कार चलानी, गाड़ी चलानी आती हो और वो जो है मतलब वहाँ पे अपनी उसकी गाड़ी हो या उसके कम से कम चलानी आती हो, ठीक है। उसकी मेन रीज़न ये है कि मौसम इतना शदीद है कि आप वहाँ पे जो है लोकल बसेस पे भी जा सकते हैं, लेकिन बीच में जो कह लें कि फासला होता है वो इतना शदीद वेदर होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप लेट हो जाते हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वेदर के विक्टिमाइजेशन होती है, ठीक है। तो ये आपको एक टिप है कि आप जाएँ तो पाकिस्तान से ड्राइविंग सीख के जाएँ, ताकि अगर आपने सीखी होगी, ठीक है, और वहाँ पे जाके आप 3 माह के अंदर जो है वहाँ का लाइसेंस ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने नहीं सीखी तो साल आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है। ये जो है मतलब आपके लिए इंशाल्लाह ये सजेशन जो बड़ी बेनिफिट वाली साबित होगी, ठीक है व्यूवर्स। इसमें जो है कह लें कि बेसिकली हमने जो ऑब्ज़र्व किया, हमारे पास ना 2 तरह के क्लाइंट आते हैं, ठीक है। एक क्लाइंट वो होते हैं विज़िट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी और कैटेगरी के हवाले से नहीं। उसमें एक क्लाइंट होते हैं जो कि बिल्कुल रेडी होते हैं, ठीक है, उनका प्रोफाइल जो है वो उसमें सोशो इकनॉमिक टाइज बड़ी अच्छी मतलब मेंटेन होती हैं, ठीक है, यानी सोशल टाइज तो खैर जो हैं सो हैं, उनको क्या मेंटेन करना है। बाकी ये है कि जो इकनॉमिक टाइज हैं बेसिकली वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इंटरप्रेटेबल बनाई होती हैं, काफ़ी सारी तैयारी ऑलरेडी उनका होमवर्क काफ़ी सारा हुआ होता है, तो वो होते हैं प्रॉम्प्ट केसेस, ठीक है। एक हमारे पास बल्कि एक ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो आते हैं उन लोगों के जो कि कह लें कि जिनका काफ़ी सारा काम जो है ना वो करने वाला होता है,
ठीक है। तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है वो भी अपना दिल ना छोड़ें, ठीक है, उनका भी मतलब काम करवाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये है कि उनको थोड़ा सा हौसले से काम लेना पड़ता है। वो हमारे पास आएँ, ठीक है, और आके हम उनकी जो बेसिकली एक हमारा है प्रोफाइल अपग्रेडेशन प्लान PUP, ठीक है, उसमें हम एनरोल करते हैं और उनकी जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं स्पेसिफिकली, ज़ाहिर है सोशल टाइज़ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो हैं सो हैं, ठीक है, चाहे वो नेटिव कंट्री में है चाहे वो विजिटिंग कंट्री में यानी कनाडा में। तो अलबत्ता सोशल इकोनॉमिक टाइज़ पे यानी फाइनेंशियल टाइज़ पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो कह लें कि मतलब कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं होता जो कि इस काबिल ना जिसे बनाया जा सके कि जिसका वीज़ा जो है वो ना लगे, ठीक है। तो मतलब हर तरह के क्लाइंट्स, कुछ को फौरी तौर पे वीज़ा अप्लाई किया जाए जिनका और वो अप्रूवल हो जाता है, ठीक है, और कुछ का जो है थोड़ा सा टाइम लगता है, कंसल्टेंट को थोड़ी मेहनत करवानी पड़ती है उनसे, ठीक है। बस तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो मालूमात दी गई हैं आपको वो आपके कैनेडियन विज़िट वीज़ा के हसूल के लिए इंशाल्लाह बड़ी फ्रूटफुल साबित होंगी, ठीक है। नेक्स्ट किसी अच्छे जो है टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।